आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल। कि अब कुछ सालों से एक एथिकल यूज ऑफ एनिमल्स को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, क्योंकि एनिमल्स की रूथलेस और नॉन एथिकल यूज जो है उसको एडवोकेट नहीं कर सकते, क्योंकि हैं तो वो भी लिविंग बीइंग्स ही हैं। जितने रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें अब ये एक फोकस किया जाता है कि एक एथिकल स्टेटमेंट ऑफ यूज़ किसी भी रिसर्च को फॉलो करने से पहले यूज़ दी जाए, यूज़ करी जाए। ये एथिकल जो स्टेटमेंट होती है इट इंक्लूड्स कि अगर आपने कोई पीसेस सैंपल पे भी टेस्टिंग स्टेटमेंट ऑफ यूज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आजकल ये रिसर्च इंस्टीट्यूट। यहाँ पे मैं एक मूवी का बताना चाहूँगी, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 मूवी है, आप में से काफ़ी ने देखी भी होगी शायद। जेम्स गन ने डायरेक्ट करी हुई है, मार्वल स्टूडियोज़ की तरफ से है, उसकी सिनेमेटोग्राफी है। ये जो मूवी है ये फोकस करती है लैब एनिमल टेस्टिंग पे। अगर किसी ने नहीं देखी है तो आप आज जाके ज़रूर देखना, काफ़ी फेमस सीरीज़ है ये सारी, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी। तो इसमें एक रकून लैब एनिमल है जो उन्होंने पोर्ट्रे किया हुआ, जिसका नाम रॉकेट रखा जाता है। तो उसको ऐसे पोर्ट्रे किया गया है कि इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ इलीगल जेनेटिक एंड साइबरनेटिक एक्सपेरिमेंट्स विच आर कंडक्टेड ओवर टाइम। तो उसमें उसका पूरा हिस्ट्री दिखाया जाता है, उसके फ्लैशबैक्स दिखाए जाते हैं कि जैसे जब वो छोटा था तो कैसे इट वॉज ट्रैप्ड इन रिस्ट्रेनिंग डिवाइसेस, और उसकी कैसे मॉड्यूलेशन की गई, उस पर किस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करे गए, और कैसे वो केज में बंद होता था जब वो छोटा था, और उसके जो फ्रेंड्स उसमें दिखाए गए हैं, कैसे उसको आईडी नंबर दिया जाता है, उसके जो फ्रेंड्स दिखाए गए हैं उसमें वो भी लैब एनिमल्स ही दिखाए गए हैं। तो ये एक अच्छा वे है जिससे आप जो यंगस्टर्स हैं उनको पता लग सकता है कि लैब एक्सपेरिमेंट्स को इलीगल तरह से किस तरह से यूज़ नहीं करना चाहिए, या ये चीज़ एडवोकेट नहीं करनी चाहिए। तो ये मूवी आप ज़रूर जाके देखना, थोड़ा आपको क्लैरिटी मिलेगी इस चीज़ की। काफ़ी आपने नाम भी सुना होगा इसका, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अब ये नेचर की जब बात करते हैं, इसमें फ्लोरा एंड फौना 200 से अबव गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं टू मेक अ वर्ल्ड अ बेटर प्लेस, फ्लोरा एंड फौना दोनों के लिए। ठीक है, एक इसमें आईएस लिस्ट बोला जाता है उसको, indicator of world's biodiversity, means flora as well as fauna species. It is a powerful tool to inform and catalyze action for biodiversity conservation. हर तरह के animals, हर तरह के plants की किस species को कितनी ज़्यादा preservation की ज़रूरत है, क्या उसके कितने number of animals wild में present रेड लिस्ट में इन्वॉल्व किया जाता है। ये अगर आप लोगों देखो इसका तो जो यहाँ पे साथ में लोगो लगाए गए indicates both flora as well as fauna। ये IUCN की ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसी से ये डाटा लिया गया। अराउंड 42,000 स्पीशीज हैं जो IUCN कहता है कि दे आर थ्रेटन्ड विद एक्सटिंक्शन, और ये भी IUCN आर प्रेजेंट इन द वाइल्ड जो अभी तक जिनका पता ही नहीं है कि वो एग्जिस्ट भी करती हैं, जिनको अभी तक नॉमेनक्लेचर ही नहीं किया गया उनका। तो इसमें 41% एम्फीबियंस हैं, 27% मैमल्स हैं, 34% कॉनिफर्स हैं, 13% जो हैं वो बर्ड्स हैं, बाकी क्रस्टेशियंस हैं 28%, और बाकी साइकैड्स हैं 69%, रेप्टाइल्स हैं 21%। IUCN के ही ऑफिशियल वेबसाइट पर, या IUCN जो है वो क्लासीफाई करता है एनिमल्स को 6 कैटेगरीज में रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन के बेसिस पर। तो ये कैटेगरीज में आपको डिटेल में भी बताऊंगी। एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, नियर थ्रेटन एंड लीस्ट कंसर्न। रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब है सबसे पहले जो कैटेगरी आती है वो है एक्सटिंक्ट। इसका मतलब कि 0 नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, कॉमन है, पिछले कुछ टाइम में काफ़ी इसके बारे में बात हो रही थी। डोडो बर्ड, वेस्ट अफ्रीकन ब्लैक राइनोसेरस एंड ज़ामीनियन टाइगर, ये 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट स्पीशीज हुआ करती थी पर अब एक्सटिंक्ट है। सेकेंड नंबर आता है क्रिटिकली एंडेंजर्ड विच आर एक्सट्रीमली एट हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड, टर्टल्स, जायंट पांडा, माउंटेन गोरिल्ला। ये जो हम बोलते हैं कि एक्सटिंक्शन के रिस्क पर हैं या एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, एक्चुअली ये होता है ऑन द नंबर ऑफ मेल्स प्रेजेंट पर 1000 फीमेल्स। तो इसका मतलब है कि वो नंबर बहुत लो लेवल पे, बिलो एवरेज जा चुका है, तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। मतलब इस टाइम अगर उनकी तो बोला जाता है इन 10 ईयर्स, तो वो अगर एक्सटिंक्ट हो सकते हैं।
थर्ड नंबर पे आता है इंडेंजर्ड विच आर एट हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, जिनके अगेन मेजर स्टेप्स नहीं उठाए गए तो वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में जा सकते हैं। साइबेरियन टाइगर, ब्लू व्हेल, एशियन एलिफेंट, ये 3 इंपॉर्टेंट स्पीशीज हैं जो इस कैटेगरी में आती है। फोर्थ नंबर पे आता है वल्नरेबल या थ्रेटन, दोनों एक ही बात है। एंडेंजर्ड एंड कैन फेस हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन नियर फ्यूचर, किसी भी स्पीशीज में नहीं आते, किसी भी कैटेगरी में नहीं आते। ग्राउंड रैट, रेड कैंगरू, पेपर रैट, ये सब इसमें आते हैं। एक आईयूसी गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एसोसिएशन जिसके साथ जुड़ी हुई है, उन्होंने ये रिकमेंडेशन दी थी, तो उसके बाद आईयूसी ने ये एक ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीशीज इंक्लूड किया अपनी पॉपुलेशन ताकि मेजर देयर कंजर्वेशन स्टेटस। ये जो जितनी हमने कैटेगरीज की बात करी, अगर हम उसके डे टू डे लाइफ पे कुछ कंजर्वेशन के स्टेप्स उठा रहे हैं तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है, वो मेंटेन, जो कंजर्वेशन में आता है प्रिजर्वेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ अ स्पीशीज, 2 चीज़ों से मिलकर कंजर्वेशन बनता है। तो जो ग्रीन स्टेटस है वो ये बताता है कि अगर हम कंजर्वेशन स्टेप्स वर्ल्ड वाइड उठा रहे हैं तो वो कितना फर्क पड़ रहा है। इसमें कैसे डिफाइन करेंगे? फर्स्ट की जो स्पीशीज है इट इज फुली रिकवर्ड और सारे पार्ट्स में है, मतलब वर्ल्ड वाइड उसका अवेलेबिलिटी है। हमारे कंजर्वेशन स्टेप्स इतने काम आए हैं कि अब वो स्पीशीज जो है वाइल्ड में इजीली देखने को मिल रही है। इसमें वो एरियाज इंक्लूड है जहाँ पर वो पहले भी मिलती थी और कंजर्वेशन के बाद जहाँ नहीं भी मिलती थी, जो स्पीशीज ऑक्यूपाई नहीं करती थी, वहाँ पे भी है, तो इट इज़ कंसिडर्ड एज फुल रिकवरी। सेकेंड इसमें आता है कि जो स्पीशीज है वो वायबल है, मतलब थ्रेटन्ड विद एक्सटिंक्शन नहीं है इन ऑल पार्ट्स ऑफ द रेंज जहाँ पे उसका हैबिटेट है। थर्ड है इकोलॉजिकल फंक्शंस जो है अपने नॉर्मल बेसिस पे बिना ह्यूमन इंटरफेरेंस के परफॉर्म कर पा रहा है कि नहीं, तो ये 3 स्टेप से बोला जाता है कि ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीशीज इज रिकवर्ड। इसी बेसिस पे ग्रीन स्कोर दिया जाता है विच रेंजेस फ्रॉम 0 to 100%, और ये बताया जाता है कि फुली रिकवर्ड स्टेटस में कौन कौन सी स्पीशीज कितने टाइम में आगे जाएंगी। अब यहाँ पे जब हम वाइल्ड एनिमल्स की या किसी भी एनिमल्स की एनिमल कैटेगरी की बात कर रहे हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है विच इज जूनोटिक डिजीजेज। जूनोटिक डिजीजेज वो डिजीज होती हैं विच कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस। अलग अलग इटियोलॉजिकल एजेंट्स हो सकते हैं इसके, बैक्टीरियल, वायरल, पैरासिटिक, फंगल, इन्फेक्शियस, कुछ भी हो सकता है। बैक्टीरियल में मैंने इसमें बहुत कॉमन जो आपने नाम शायद सुने होंगे, पढ़े होंगे बुक्स में, एनसीईआरटी में खासकर, वो इंक्लूड करने की कोशिश करी है इसमें। बैक्टीरियल जूनोसिस में आता है एंथ्रैक्स, जो आप लोगों ने सुना होगा, काफ़ी डेडली डिजीज़ है। ब्यूबोनिक प्लाग, की डेथ हुई है, इट इज़ कॉज्ड बाय ओरेंशिया सुसुगामुशी। और ये एक जूनोटिक डिजीज़ में एक पर्टिकुलर है रेबीज़, जो एक वायरल जूनोटिक डिजीज है, जिसमें मैं यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करना चाहूँगी, जो जिसके बारे में आप लोगों को, यंगस्टर्स को पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा, अपनी फैमिली में पता होगा, थोड़ा प्रिकॉशियस रहोगे। वायरल जूनोटिक डिजीज है दैट कॉजेज प्रोग्रेसिव एंड फेटल इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इटियोलॉजी है इसकी, रेबीज वायरस है, लाइसा वायरस जीनस का, एंड फैमिली इज रैप्टोविरिड। ट्रांसमिशन कैसे होती है किसी भी इन्फेक्टेड एनिमल की बाइट से? अब ये इन्फेक्टेड एनिमल ये नहीं है कि डॉग्स एंड कैट्स ही हो सकते हैं, तो हो जाता है किसी का, तो कीप इन माइंड टू फॉलो प्रॉपर प्रोटोकॉल। इसकी 2 फॉर्म्स हैं, फ्यूरियस फॉर्म एंड डम फॉर्म। फ्यूरियस फॉर्म इज कैरेक्टराइज्ड बाय, नाम से पता लग रहा है, जो भी इन्फेक्टेड पर्सन होगा हाइपर एक्टिविटी एंड हैलुसिनेशन होगी, फ्यूरियस तरह के सिम्टम्स वो शो करने लगेगा। डम पैरालिटिक फॉर्म आती है जिसको डम फॉर्म भी बोला जाता है, विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय पैरालिसिस एंड कोमा। रेबीज स्प्रेड कैसे करता है? एनिमल्स टू ह्यूमंस या कोई भी इन्फेक्टेड एनिमल की बाइट से इन्फेक्टेड पर्सन से ये फैल सकता है, जैसे कि डॉग से, रकून से, मंगूज से। हाँ, मंगूज भी, क्योंकि लाइव स्टॉक में जब हम देखते हैं हमारे पास केसेस आते हैं तो मंगूज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कई बार कैटल में ये रेबीज देखने को मिलती है, तो वहाँ पे ओनर्स कहते हैं कि हमारे पास तो कोई डॉग नहीं है, कुछ नहीं है, तो मंगूज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है इस इन्फेक्शन को स्प्रेड करने का। कैसे रेबीज जो है वो स्प्रेड करता है? सबसे नीचे जो आप देखोगे ये फर्स्ट नंबर पे जो लिखा हुआ है, वायरल इनोकुलेशन ऑफ रेबिड डॉग बाइट, मतलब अगर कोई डॉग की बाइट होती है तो वो किस तरह से प्रोग्रेस करेगी। डॉग बाइट होने के बाद जो रेबीज है वायरस है वो 2 जगह पे रेप्लिकेट करता है। फर्स्ट रेप्लिकेट करेगा मसल्स में, तो जब डॉग बाइट है उसके बाद ये जो डेडली जानलेवा बीमारी है, पूरे वर्ल्ड में अभी तक सिर्फ अराउंड 7 डॉक्यूमेंटेड फेटल प्रोग्नोसिस। फिर एंसेफेलाइटिस एक कंडीशन है, मतलब ब्रेन की इन्फ्लेमेशन, वो यहाँ पे इस रेबीज वायरल इन्फेक्शन से होती है और फिर बाकी ऑर्गन्स में स्प्रेड करने लगता है, जिसकी वजह से जो कांटेक्ट में आएंगे उस इन्फेक्टेड पर्सन के, वो भी अफेक्ट होने के लिए
कैसे पता लगेगा कि कोई डॉग बाइट हो गई, किसी ने कुछ नहीं करवाया, कोई वैक्सीनेशन नहीं कराई, कोई इंजेक्शन नहीं करवाए, तो कैसे हम पता लगा सकते हैं कि कोई रेबीज की तरफ प्रोग्रेस कर रहा है? 5 स्टेजेस हैं। सबसे पहले इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब है कि उस टाइम पे रेबीज का जो सिम्टम्स हैं वो शो नहीं होंगे, किसी भी डिजीज के सिम्टम्स जो है वो शो नहीं होंगे, वो जस्ट टेकिंग इट्स टाइम टू सेट अप और रेप्लिकेशन है वो स्टार्ट होगी, लेकिन सिम्टम्स शुरू होंगे। तो ये 30 to 90 डेज ही होता है यूजुअली। ये एक दो केसेस ऐसे हुए हैं जिसमें कोई ऐसी मतलब जो पर्सन था ही और शी वाज अफेक्टेड विद किसी को डॉग बाइट हुई थी काफ़ी सालों पहले, लेकिन उसके सिम्टम्स अभी शो होने स्टार्ट हुए थे। तो इसी तरह से ट्रांसफर शो हो सकते हैं। प्रोड्रोम स्टेज आती है 2 to 10 डेज, जिसमें फीवर, फटीग, वॉमिटिंग, डायरिया जो बहुत बेसिक सिम्टम है किसी भी डिजीज़ के वो शो होने लगते हैं। एक्यूट न्यूरोलॉजिक पीरियड आता है जिसमें हाइड्रोफोबिया शो होगा, यानी कि अगर आप उसकी जो थ्रोट की मसल्स होती हैं वो इतनी वीक हो जाएंगी, इतनी इफेक्ट हो जाएंगी कि वो एनिमल जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो मतलब ऐसा लगेगा कि वो पानी से डर रहा है शायद, इसलिए हाइड्रोफोबिया होता है। तो अदरवाइज इट इज़ नॉट एक्चुअली हाइड्रोफोबिया। वो ये होता है कि मसल्स की रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन इतनी पेनफुल हो जाती है कि नॉट इवन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर कैन गो थ्रू द थ्रोट। कन्वर्जन्स होंगी, एजिटेशन होगी, फोटोफोबिया, पैरालिसिस, ये सब साइकोटिक डिस्टर्बेंसेस, क्योंकि उस टाइम पे जो वायरस है इट इज ट्रैवलिंग इनटू द ब्रेन। फिर कोमा एंड 5th स्टेजेस इज डेथ। कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? इट कैन बी, अगर हम डॉग्स और कैट्स की बात करें, जो आपने पेट्स रखे हैं उनकी वैक्सीनेशन जरूर कराओ टाइम टू टाइम। जो रेबीज की वैक्सीनेशन है वो तो लगवाई, उसके साथ 4 डोज कोर्स होता है, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है जो 0, 3, 7 एंड 14 डे पे जो एंटीवायरस है वो एडमिनिस्टर किया जाता है। जो फर्स्ट डोज है वो लगेगी जिस दिन 0 डे का मतलब होता है जिस दिन इन्फेक्शन, जिस दिन बाइट हुई वो दैट इज 0 डे। तो उस दिन, फिर उसके 3rd दिन, फिर 0 डे से 7th डे, फिर 14th डे। तो 4 बार ये 4 डोजेस का वैक्सीनेशन प्रोटोकॉल है जो फॉलो किया जाता है, जिसको आम में IM इंट्रामस्कुलर रूट से दिया जाता है। पैरेलल वे से चलता है, तो ये नहीं कि एक दिन हमने किसी भी एक चीज़ पे फोकस कर लिया, वर्ल्ड एनिमल डे है तो उस पर एनिमल्स की बात कर ली, एडवोकेट कर लिया, अवेयरनेस कर ली। इट हैज़ टू बी इंक्लूडेड हर एक स्टेप में अपनी डेली लाइफ में। हर दिन एक वर्ल्ड एनिमल डे जो है उसको हमें मनाना चाहिए, एडवोकेट करना चाहिए। उनका भी ये वर्ल्ड उतना नहीं है जितना हमारा है। वर्ल्ड बिलोंग्स टू ऑल ऑफ अस एंड इट्स नॉट ओनली ह्यूमन। अगर आपने किसी कोई तैयारी कर रहे हैं कुछ, तो ये कुछ रिसोर्सेज हैं जहाँ पे आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जाके चेक कर सकते हो। IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, OIE, ऑफिस इंटरनेशनल डेस्ट एपिजोटिक्स, CDC, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, एंड SSC, स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन। इसके अलावा अगर हिमाचल की बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो हिमाचल टूरिज्म के पेज पे आप जाके देख सकते हो। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से फ्लोरा एंड फौना दोनों की स्पीशीज़ का बहुत अच्छा एक वर्णन किया हुआ है। तो आप अगर हिमाचल के एनिमल्स या प्लांट्स से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो उस पेज पे जाके आप ज़रूर चेक करें। इम्पोर्टेंस IUCN रेड लिस्ट के बारे में बताया। और मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि जैसे कि आपने सुना होगा प्राइम मिनिस्टर साहब ने चीता इंट्रोड्यूस करवाया था। चीता भी इंडिया में एक्सटिंक्ट हो गया था, ये 1954 के आसपास की बात है। वर्ल्ड में था बट जो इंडिया में था, जो हमारा इंडियन चीता था वो एक्सटिंक्ट हो गया था और वो री इंट्रोड्यूस करवाया गया है। अभी अफ्रीका से मंगवाए थे और मध्य प्रदेश में जो है वहाँ पे छोड़े गए हैं। और उसके बाद मैं डिप्टी साहब से, डॉक्टर नरेश कौशल जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो बच्चों को आएँ और बच्चों को मोटिवेट करें और बच्चों को अपना आशीर्वाद दें। धन्यवाद। वेलकम एड्रेस को अब इस वक्त नहीं रहा शायद। हमारे आज के इस कार्यक्रम जिसके बारे में सभी बता चुके हैं कि आज हम सभी यहाँ पे वर्ल्ड एनिमल डे मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। और ये वर्ल्ड एनिमल डे हर साल हम 4 अक्टूबर को मनाते हैं। और इस साल के वर्ल्ड एनिमल डे का जो थीम था वो सभी को आपको पता है कि छोटा हो या बड़ा हमें सभी से प्यार करना चाहिए। ग्रेट और स्मॉल वी लव देम ऑल। तो ये
मैं अपनी टीम का बहुत शुक्रगुजार हूँ। डॉक्टर मुकुल कायस्था जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, डॉक्टर गौरव, डॉक्टर मसंत जिन्होंने क्विज़ तैयार की थी, और फील्ड से आए सभी वेटरियंस, मेरे पैरावेट्स जो साथ में बैठे हैं, सभी अध्यापक जो स्कूल के बच्चों के साथ आए हैं और जिन्होंने बच्चों को इतना मोटिवेट किया है, और मेरे प्यारे बच्चे स्कूल के स्टूडेंट्स। मैं हैरान था कि जब क्यूज़ चल रही थी तो काफ़ी टफ क्वेश्चन थे, इवन फॉर वेटरियंस आल्सो, आई थिंक सो कि इवन वेटरियंस के लिए भी वो क्वेश्चन टफ थे। तो आप बच्चों ने काफ़ी मेहनत की हुई थी और बड़े अच्छे आपने जवाब दिए। इसमें पेंटिंग्स भी, जहाँ तक मैंने सुना है कि बहुत ही अच्छी अच्छी पेंटिंग्स आपने बच्चों ने बनाई है। तो इसके बाद मैं डॉक्टर अनिका का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी, और इस प्रेजेंटेशन से आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिली होगी, जो कि एज ए स्टूडेंट्स भी और एज ए एनिमल लवर भी आपको भविष्य में बहुत काम आएगी। हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे एसपी साहब ने आज आना था आपके बीच में, पर किसी कारणवश वो नहीं आ सके, क्योंकि डॉक्टर मुकुल ने बताया कि शायद उनका कोई आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रोग्राम सेंटर के साथ चल रहा है और वो काफ़ी लंबा चलेगा, इसलिए वो लेट हो जाएंगे आने के लिए, तो वो नहीं आ सके। बाकी आज का जो कार्यक्रम है इसके बारे में मेरे से पहले मेरे विभाग के डॉक्टर्स काफ़ी कुछ बता चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अभी और बता के मुझे आपको बोर करना चाहिए। और मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो आप यहाँ आए, यहाँ पे पार्टिसिपेट किया और आज के दिन को इतना महत्वपूर्ण है। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हमारे आज एक यहाँ पे संस्था है प्रेरणा इंस्पिरेशन, तो इन्होंने बताया कि बहुत अच्छा काम ये यहाँ पे कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट चंबा में, और सिर्फ एनिमल हस्बेंड्री में ही नहीं, अदर डिपार्टमेंट्स में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मेरी इनके लिए भी शुभकामनाएं हैं कि जो अच्छा कार्य कर रहे हैं इसको इसी तरह से कंटिन्यू करें, और हमारे से जो आप हेल्प हो कभी तो आप कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं आप सबको धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। टीचर्स हैं वो भी साथ में हैं बच्चों के प्राइजेस ले रहे हैं। और हमारे डॉक्टर्स कुछ बोलना चाहते हैं इस तरह में? कुछ आप किसी ने कुछ बोलना है डॉक्टर? Now I would like to announce the result of today's quiz competition. That is for 1000 rupees. हो गया है मोहित कपूर राइजिंग स्टार्स पब्लिक स्कूल और अर्नब ठाकुर राइजिंग, और इनकी प्राइस है 1000 rupees per student. So I would like to welcome invite them to on the podium Along with the teachers, please. along with the teachers. मोहित कपूर, अर्नब ठाकुर. Congratulations. आप लोग जो रहेंगे उनको निराश होने की जरूरत नहीं है, अगली बार वो भी जीतेंगे, और वो भी फॉर 700 rupees पर पार्टिसिपेंट. ये है इशिता नरियाल, सेंट स्टीफन स्कूल चंबा, और दूसरा है शीतल, सेंट स्टीफन सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंबा. और मैं टीचर से भी अनुरोध करूंगा कि वो भी साथ में आए, इनके साथ आए हुए.
इश्ता रियाज और शीतल। तो मुकुल आप आ जाओ साथ में। कोई बात नहीं सर, कोई पता क्या, दो बच्चे हैं ना, दो को पकड़ा both of them. Participant of third prize, that is for rupees 500 per participant, and the participants are Ritika Rajput and Atika Mirza from Government Model Senior Secondary School. 500 rupees per participant. चेंज हो गए। आगे कुश्ती करें। और ये जो प्राइजेस हैं ये इनके अकाउंट में डीबीटी बैंक ट्रांसफर स्कूल के अकाउंट में जाएंगे, आपने जब मर्जी कैश लेगा इनके बैंक अकाउंट में आएंगे। Now I would like to call one by one the participants for the quiz competition. First of all, I would like to invite Ms. Palvi, Government Model Senior Secondary School Sahu, DEV Senior Secondary School Chamba, Mr. Arman, Government DEV Senior Secondary School Chamba, Urvashi, GSS Jadera, Manju, Government Senior Secondary School Jadera. A big applause for all of them also. They also competed very well in this competition. So you give it again. Results of the painting competition, really very tough competition, बहुत ही बढ़िया बच्चों ने मेहनत की है और बिल्कुल मार्जिनली, यानी कि एक पॉइंट एक मार्क से जो कुछ डिफरेंस है, फिर भी हमें थोड़ा सा डिसाइड करना था, तो फॉर दैट द फर्स्ट प्राइज गोज टू मिस्टर अंश ऑफ DAV सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ये पेंटिंग भी इसकी जो फर्स्ट आई है, प्रॉपर्टी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री होगी अब। अच्छा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। और इसका थीम भी बहुत अच्छा था। बहुत बढ़िया। First prize. He will be receiving the memento certificate and cash prize of rupees 1000 DBT. अन्वेषा सूरी और राइजिंग स्टार स्कूल पिक्चर, इसमें बहुत अच्छी शेडिंग कर रखी है, Congratulations बेटा। Congratulations. Keep it up. And a third prize goes to Suhani Swaraj of DAV Chamba, and a very good team, very nicely depicted. And I would like to mention two names who also did really very good. Maybe थोड़ा सा अगर उसको बड़ा करते तो बहुत सुंदर लगता वो। He made a very beautiful. And आप आओ आ जाओ बेटा। नाम बोल सकते पुनीत सूर्य, पुनीत भावप्रीता सोनी। ये वाला क्वेश्चन सुनो। भावप्रीता सोनी also made very good painting. बहुत अच्छी। इनका आपस में सिर्फ पॉइंट है। बहुत खूब। Miss Ramji Sen, Government Model Senior Secondary School Chamba. Miss Divya, Government Model Girls Senior Secondary School Chamba. Miss Garima, Government Model Senior Secondary School Sahu. Miss Mannat, Government Model Senior Secondary School Sahu. Mr. Himanshu, St. Stephen Senior Secondary School Chamba. And Miss Aruhi, St. Stephen Senior Secondary School Chamba.
यार इधर होना है मतलब मैं ये वाला फ़ोन दे रहा हूँ। अब मैं आदरणीय डिक्टेटर साहब से अनुरोध करूंगा कि वह आज के मुख्य अतिथि को कैसा तो प्रतीक सिंह अच्छा काम करते रहे सर। थैंक यू सो मच सर, आप सबका सपोर्ट होता है तो हाँ। ग्रुप सर ये इकोसिस्टम इट इज फॉर थोड़ा सा नहीं इट्स अ वेरी गुड कांसेप्ट। देखिए पीछे से वो अलग बात है। अरे सर आगे आओ ठीक है ठीक है। विभिन्न स्कूलों के आए विद्यार्थीगण, मैं उनके शिक्षकगण, मैं उन सबका भी धन्यवाद करता हूँ। जैसे कि आप सबको पता है वर्ल्ड एनिमल डे, कई जगह इसको वर्ल्ड वेलफेयर डे भी कहते हैं, वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे भी कहते हैं। तो इसका हमारा एक ही एम है। जैसे डॉक्टर अनिका ने कहा, पृथ्वी में जितने भी संसाधन हैं वो हमारे भी और पशुओं भी हैं। हमने एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना जो पशुओं के लिए अच्छा हो। हमारा मेन एम ही है टू क्रिएट अ गुड एनवायरनमेंट फॉर ऑल द एनिमल्स टू लिव इन। ओके, थैंक यू वेरी मच।